Hello friends, welcome once again at Lit eCity YouTube channel, your one-stop destination for English learning resources. दोस्तों आज की जो हमारी क्लास है, it is about a very important poem. जनरली ग्रेजुएशन कोर्सेज में भी लगती है एंड इन अदर पॉइंट ऑफ व्यूज ऑल्सो ये पोएम और इसकी स्टडी करना हम सब के लिए बहुत जरूरी है। पोएम है दोस्तों लंदन और लिखी गई है ये एक रोमांटिक पोएट विलियम ब्लेक के द्वारा। दोस्तों पोएम बहुत छोटी सी है लेकिन काफी डिफिकल्ट है कुछ लेवल्स के ऊपर। सो इन दिस लेसन हम पोएम को पढ़ेंगे, इसके इंपॉर्टेंट जो भी थीम्स हैं, कुछ पर्टिकुलर जो डिवाइसेस यूज करी है उन सब के बारे में देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हमारा आज का चैप्टर। सबसे पहले थोड़ी सी बायोग्राफिकल इंफॉर्मेशन इन राइटर विलियम ब्लेक के बारे में। तो दोस्तों विलियम ब्लेक जैसा आप देख सकते हैं 1757 में इनका बर्थ हुआ था और 1827 में इनकी डेथ हुई है। ही वॉज एन इंग्लिश पोएट, पेंटर, प्रिंट मेकर। देखिए ही ऐसे एक पर्सन को हम बोल सकते हैं ही वॉज नॉट जस्ट अ राइटर, ही वॉज अ पॉलीमैथ। पॉलीमैथ एक ऐसा पर्सन होता है हु हैज वी कैन से अ सेट ऑफ स्किल्स, जो किसी एक फील्ड में नहीं बहुत सारे जनरली रिलेटेड फील्ड्स में उसकी मास्टरी होती है। तो ये पेंटर भी थे, ये पोएट भी थे, ये प्रिंट मेकर भी थे। इनकी प्रिंटिंग की जो टेक्निक्स हैं वो भी अपने आप में काफी इनोवेटिव थी अपने टाइम के अंदर। और साथ ही में अब देखिए एडिशनल इंफॉर्मेशन, और जब ये एक छोटे बच्चे थे व्हेन ही वाज अ चाइल्ड, ऐसा इनका मानना था कि ही हैड विजन्स सुपरनेचुरल टाइप के। तो दैट इज वाई वो जो इंप्रेशन था चाइल्डहुड का वो डेवलपमेंट में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करा। एंड देयर आर ऑलवेज सम मिस्टिकल एलिमेंट्स इन हिज पोइट्री। मिस्टिकल एलिमेंट्स का मतलब दोस्तों कुछ ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जो हमारे कॉमन सेंसेस होते हैं, जिनसे एक ऑर्डिनरी पीपल इस वर्ल्ड को समझने की कोशिश करता है, देखने का, चखने का, सुनने का। लेकिन इनसे परे, बियॉन्ड दीज कॉमन परसेप्शन और सेंसेशन, एक हम जिसको कहते हैं जो हमारे से परे होता है, विच इज सुपर नेचुरल, प्रेटर नेचुरल, उसको जब एक पर्सन फील करता है, व्हेन दैट पर्सन इज एबल टू सी और टू फील थिंग्स जो हमारे कॉमन पर्सन की कॉम्प्रिहेंशन से परे है, देन दैट पर्सन हैज मिस्टिकल एक्सपीरियंसेस। और वो इनकी पोइट्री के अंदर देखने, पोइट्री में भी, पेंटिंग में भी इनके देखने में आता है। जैसा मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया, इवन एज अ चाइल्ड ही स्पोक ऑफ सीइंग विजन्स। उनका ऐसा मानना था कि कुछ ऐसे विजन्स वो देखते हैं जो बाद में, देखिए जो इन्होंने कार्विंग्स करी हैं, जो पेंटिंग्स बनाई हैं, स्पेशली इनका जो खुद का एक विजन था हेवन और हेल को, डीमंस को लेकर, तो वो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस था इनके इस पर्टिकुलर आर्ट से। फिर उसके बाद हिज वर्क्स, देखिए बैकग्राउंड थोड़ा सा लिटरेचर का अगर हम समझ के चलें, ब्लेक एक्चुअल रोमांटिक पोएट जो मूवमेंट था जिसकी बिगनिंग जनरली हम 1798 मानते हैं, जब पब्लिकेशन हुआ था एक कोलैबोरेशन के वर्क का, वर्ड्सवर्थ और कॉलरिज ने मिलकर जब लिरिकल बैलेड्स को पब्लिश करा था, वो ऑफिशियल टाइम माना जाता है। विलियम ब्लेक ने उससे पहले अपनी पोएम्स लिख ली थी, लेकिन फिर भी ऐसा माना जाता है हिज पोइट्री इज द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ रोमांटिक मूवमेंट। उसके कारण बहुत हैं। जो नियो क्लासिकल एज थी, जिस समय पोप लिख रहे थे, जिस समय डॉक्टर सैमुअल जॉनसन, या इवन जो प्री रोमांटिक्स थे जैसे कि थॉमस ग्रे थे, इन सब की पोइट्री के अंदर कुछ फिक्स फार्मूलाज थे, कुछ एलिमेंट्स थे। ब्लेक ने उन सबसे परे जाकर अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस, प्लस जो नेचर के प्रति इनका एक आउटलुक है, प्लस जो चाइल्ड का विजन है, प्लस जो डुएल कॉन्फ्लिक्ट पाया जाता है इनोसेंस वर्सेस एक्सपीरियंस के अंदर, प्लस जो एक रोमांटिक विजन होता है, वो सारी पोइट्री, सिंबलिज्म, प्रोफेटिक अनाउंसमेंट के ये सारे जो फीचर्स हैं, ये इनको एक
रोमांटिक पोइट बनाते हैं। अगर हम बात करें इनके फेमस वर्क्स की, तो जो इनका सबसे पॉपुलर वर्क है, देखिए 2 पार्ट में पब्लिश हुए थे। पहले पब्लिश हुए सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस। नाउ जैसा टाइटल बता रहा है सॉन्ग ऑफ इनोसेंस, तो दीज सॉन्ग्स, ये जो पॉइम्स हैं जो बहुत सिंपल लैंग्वेज और स्ट्रक्चर में लिखी हुई हैं, दे ऑल आर अबाउट वी कैन से द नेटिविटी। जब बिगनिंग है ह्यूमन बींग्स की, चाइल्डहुड जो स्टेज होती है, व्हेन वर्ल्डली लेस नहीं आती, कनिंग क्राफ्टी ये चीजें नहीं होती, उनसे रिलेटेड पॉइम्स हैं। और साथ ही में कुछ सालों बाद आप देख सकते हैं सॉन्ग्स ऑफ एक्सपीरियंस, एक तरह की अपन कह सकते हैं ये इसकी काउंटर बुक थी। काउंटर बुक होने का मतलब ये है कि अगर वही सिचुएशन, जैसे एक बहुत फेमस एग्जांपल है सॉन्ग ऑफ इनोसेंस के अंदर हमारे को मिलती है पोयम द लैम्प। ओके, लैम्प हम सब जानते हैं वो बहुत इनोसेंट सा एक क्रिएचर माना जाता है, जीसस क्राइस्ट से भी उसका सीधा रिलेशनशिप है। जबकि इसके काउंटर में इनकी फेमस पोयम टाइगर टाइगर, वो एक्सपीरियंस में टाइगर हम जानते हैं फेराशियस एक क्रिएचर है। तो इस तरह का काउंटर बैलेंस इन दोनों बुक्स में, बाद में लेटर एक सिंगल वॉल्यूम भी पब्लिश हुआ था, सॉन्ग्स ऑफ एक्सपीरियंस एंड सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस एंड सॉन्ग्स ऑफ एक्सपीरियंस। इसके अलावा जैसा मैंने आपको बता ही दिया, दीज आर कलेक्शन ऑफ पोएम्स, ये ऐसी कलेक्शन ऑफ पोएम्स हैं जिसके अंदर ब्लेक हैज कॉन्ट्रास्टेड, उन्होंने अपोज करके एक दूसरे का जक्स्टापोजिशन करा है। अपोजिंग क्वालिटीज ऑफ इनोसेंस एक तरफ तो हो गया, इनोसेंस जो चाइल्डहुड जो नेचर में पाया जाता है, और दूसरी तरफ हो गया करप्ट वर्ल्ड ऑफ एडल्टहुड, जैसे जैसे हम बड़े होते हैं तो जो करप्ट प्रैक्टिसेस के अंदर इन्वॉल्व होते हैं उन सबको इन्होंने इन्वॉल्व किया। इन 2 वर्क्स के अलावा भी इन्होंने बहुत सारे अपने प्रोफेटिक वर्क्स लिखे हैं, विजनरी वर्क्स लिखे हैं। फिर भी हम देख सकते हैं द मैरिज ऑफ हेवन एंड हेल, इट इज लाइक अ बुक ऑफ कोटेशंस, बहुत सारी कोटेशंस उनके अंदर उन्होंने यूज करी है। इसके अलावा यरूशलेम या जेरूशलेम, अनदर प्रोफेटिक काइंड ऑफ बुक जिसमें ये वर्ल्ड को विजुलाइज करते हैं, ये सारे इनके इंपॉर्टेंट वर्क्स हैं। तो दोस्तों ये थोड़ा सा एक छोटा सा बायोग्राफिकल इंट्रोडक्शन था विलियम ब्लेक का। अब अगर हम इस पर्टिकुलर पोएम की बात करें, थोड़ा सा एक बैकग्राउंड समझना जरूरी है। देखिए ब्लेक जिस पीरियड में लिख रहे थे, दैट इज 1780s एंड 90s में, ये पीरियड था वेरी टर्ब्यूलेंट पीरियड। टर्ब्यूलेंट का मतलब होता है उथल पुथल से भरा हुआ पीरियड था। देयर वर सो मेनी थिंग्स। एक तरफ हम देखें तो उनका एक राइवलरी चल रही थी, फ्रांस के साथ वार्स चल रहे थे कंटिन्यूअस। दूसरी तरफ अगर हम इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन वो जस्ट अपने पीक पर पहुंचना शुरू हुआ था। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन अगर अपने साथ बहुत सारी वेल्थ लेकर आया, तो वो एक माइग्रेशन भी लेकर आया फ्रॉम विलेजेस टू टाउन, अर्बनाइजेशन जिसको हम बोलते हैं। और बहुत सारे ऐसे राइटर्स थे उस समय के, थिंकर्स थे उस समय के, जो ऐसा मान के चलते थे कि ये जो चेंज ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है सोशल लैंडस्केप का, वो उसका जो इकोनॉमिक और सोशल इफेक्ट है वो थ्रेट टू ह्यूमन काइंड है। इनका ऐसा मानना था कि ये सेवरेंस है, बिल्कुल अलग अलग हो जाएंगे नेचर और ह्यूमन बीइंग्स, और ह्यूमन बीइंग्स मैकेनिकल बनते चले जाएंगे। तो ब्लेक की पोएम लंदन, देखिए टाइटल क्या है पोएम का, लंदन, जो उस समय की एक ग्रेट कमर्शियल सिटी बनती जा रही थी, उसके ऊपर इनका एक बहुत ही क्रिटिकल टेक है। और ये इस अर्बनाइजेशन की वजह से जो एक वाइड एक तरह की खाई, एक गैप क्रिएट हो गया है सोसाइटी में। एक तरफ है एरिस्टोक्रेट्स और those who are in power, those who have privileges, और दूसरी तरफ है अंडरडॉग्स या हम कह सकते हैं ऑप्रेस्ड लोग, उसको ये प्रेजेंट करना चाहते हैं। तो ये पहली बात तो ये कि जैसा पोएम का मैंने आपको थीम बताया, ये एक्सपीरियंस सेक्शन के अंदर पब्लिश हुई थी, क्योंकि इट इज अबाउट द करप्ट प्रैक्टिस। और टाइटल का पोएम भी बता देता है आपको कुछ हद तक। जो पोएम है उसकी सेटिंग लंदन सिटी है,
लंदन सिटी कब की? जब ब्लेक लिख रहे थे द लेट 18th सेंचुरी, आफ्टर 1760s 1770s, जब रैपिडली इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही थी, लेकिन जो गैप था सोसाइटी के दो सेक्शंस के बीच में वो बड़ा होता जा रहा था। अगर हम बात करें कि इसका टोन क्या है पोएम का, सो इट इज अ वेरी बिटर कमेंट। ब्लेक, देखिए ब्लेक से पहले वाली जो एज थी, इट वाज फेमस फॉर इट्स सटायर्स, चाहे ड्राइडन हो चाहे पोप हो, अच्छे सटायर्स लिख रहे थे, पॉलिटिकल थे, पर्सनल थे। ब्लेक सटराइज नहीं कर रहा है, वो बिटरली कमेंट कर रहा है, एक तरह का लेमेंट कर रहा है कि ये जो सोसाइटी है इट्स नॉट गुड फॉर चिल्ड्रन, फॉर सोल्जर्स, फॉर यंग विमेन, जो कौन से, जो पुअर सेक्शन से आते हैं। सो इट इज अ बिटर कमेंट ऑन दी ऑप्रेसिव नेचर ऑफ मॉडर्न अर्बन सोसाइटी। ऑप्रेसिव नेचर का मतलब यह है दोस्तों कि इस सोसाइटी के अंदर इक्वालिटी एंड जस्टिस नहीं है। देयर आर टू साइड्स, एक जिसके पास प्रिविलेज और पावर और मनी है, और दूसरा जो हर तरह से ऑप्रेस्ड है और जिसका एक्सप्लॉइटेशन हो रहा है। जो ब्लेक की पोइट्री की एक खासियत है वो ये है कि अपेरेंटली, ऊपर से, सतह से, इट सीम्स वेरी सिंपल, जस्ट लाइक अ नर्सरी राइम, और इसका स्ट्रक्चर भी बहुत सिंपल होता है। तो देखिए ये ओरिजिनल ब्लेक ने जब लिखा था, ये आप देख सकते हैं, ये सब उन्हीं का डिजाइन करा हुआ कवर है, इसके अंदर उन्होंने प्लेट्स बनाई थी ये, और देयर आर, इट्स अ शॉर्ट पोएम, 4 स्टेंजाज, और हर स्टेंजा के अंदर देयर आर 4 लाइंस, और राइम स्कीम, इस राइम स्कीम को अपन बोलते हैं ऑल्टरनेट राइम स्कीम। ऑल्टरनेट का मतलब होता है फर्स्ट लाइन राइम्स विद द थर्ड लाइन एंड सेकेंड लाइन राइम्स विद द फोर्थ लाइन। और पोएम का अगर अपन देखें कि पर्सोना किस पॉइंट ऑफ व्यू से प्रेजेंट की गई है, तो पोएम को प्रेजेंट किया गया है फर्स्ट पर्सन पर्सपेक्टिव। फर्स्ट पर्सन पर्सपेक्टिव इस तरह से पता चलता है कि पहला ही वर्ड जो पोएम का है वो आई है। अब ये आई कौन है? कोई इमेजिनेटिव, कोई फिक्शनल पर्सन है, लेकिन हम सपोज कर सकते हैं कि ये जो आई ऑफ द पोएम है इज द पोएट हिमसेल्फ, वो खुद पोएट है। तो ये थोड़ा सा बैकग्राउंड हुआ पोएम के बारे में, हमने पोएट के बारे में देख लिया। अब हम सीधा चल सकते हैं पोएम के ऊपर और समझ सकते हैं इसके बारे में। तो देखिए पोएम के फर्स्ट स्टेंजा की अगर अपन बात करें, जैसे मैंने आपको बताया पोएम स्टार्ट ही कैसे होती है, आई वॉन्डर थ्रू ईच chartered street near where the chartered Thames does flow, and mark in every face I meet marks of weakness, marks of woe. डियर फ्रेंड्स, जो फर्स्ट स्टेंजा है वो ही पोएम की टोन को सेट कर देता है। अब देखिए कैसे स्टार्ट होता है, आई वॉन्डर। अब देखिए वॉक, वॉन्डर, कहां छोटा सा जो वर्ब का चेंज है कैसे चेंज कर देता है पोएम की टोन को। वॉक होता है इट्स जस्ट अ वॉक, लेकिन वॉन्डर का मतलब होता है एमलेसली, देयर इज नो एम, कोई एम नहीं है इसका। पोएट इज जस्ट रैंडमली, जो स्पीकर है वो रैंडमली कोई एक डेस्टिनेशन, कोई एक मंजिल की तरफ नहीं जा रहा है। इसका मतलब वो जहां भी लंदन के अंदर घूम रहा है ही इज ऑब्जर्विंग, वो ऑब्जर्व कर रहा है, उसका ऑब्जर्वेशन आएगा थ्रू ईच चार्टर्ड स्ट्रीट। अब ये बड़ा इंटरेस्टिंग यूज है इस वर्ड का, चार्टर्ड। तो इस चार्टर्ड को अपन समझ लेते हैं कि उस समय की जो गवर्नमेंट थी, उस समय इंग्लैंड के अंदर डेमोक्रेसी तो थी नहीं, उस समय इंग्लैंड के अंदर किंगशिप चलती थी, और जो उस समय के किंग थे उन्होंने कुछ लीगल डॉक्यूमेंट चार्टर्ड कर रखे थे। इसका मतलब कि किस लैंड का यूज कौन कर सकता है। जैसे आज हम रजिस्ट्री बोलते हैं, किसी प्लॉट की, किसी शॉप की रजिस्ट्री होती है, ठीक उसी तरह से राइट्स टू लैंड वो चार्टर के अंदर, क्योंकि लंदन वाज नाउ प्लान्ड अकॉर्डिंग टू एडमिनिस्ट्रेशन। तो चार्टर्ड स्ट्रीट, नाउ ये स्ट्रीट ऐसी नहीं है कि एनीबॉडी कैन कम एंड गो, हर स्ट्रीट रेगुलेटेड है अकॉर्डिंग टू लॉ। तो एक लीगल डॉक्यूमेंट जो प्रिविलेज देता है कुछ लोगों का कि वो वहां एक्सेस कर सकते हैं। लेकिन सटायर
और आयरनी डीप हो जाते हैं जब हम सेकंड लाइन में देखते हैं कौन सी स्ट्रीट है, नियर वेयर द चार्टर्ड टेम्स डज फ्लो। टेम्स, टेम्स इज द लाइफलाइन ऑफ लंदन सिटी। टेम्स रिवर, जैसे हमारे यहाँ बड़ी बड़ी सिटीज जो इंडिया की ग्रेट रिवर्स हैं, गंगा है, यमुना है, उनके किनारों पर बसी हुई है, लंदन इसी तरह से टेम्स रिवर के साथ बसा हुआ है। अब जो रिवर होती है, जो लाइफलाइन है उस सिटी की, उस रिवर को भी नहीं स्पेयर किया गया है। वो रिवर भी क्या है, चार्टर्ड है। अब रिवर कैसे चार्टर्ड हो सकती है? ऑब्वियसली ये यहां पर एक बिटर आयरनी है कि रिवर को भी पूरी तरह से कमर्शलाइज कर दिया गया है। वो रिवर जो लाइफ सोर्स है, जो वाटर देती है, जो बहुत सारे फिशरमैन, बोटमैन, अलग अलग लोगों को मौका देती है अपनी लाइफ चलाने का, वो टेम्स भी क्या है, टोटली उस तरह से सेट एडमिनिस्ट्रेटिव बाउंड्स के अंदर है। तो पहली दो लाइंस के अंदर अभी सिर्फ हमें यह पता चल रहा है कि द स्पीकर, जो पॉइंट हम अज्यूम कर लेते हैं, वो वांडर कर रहा है, वो घूम रहा है एमलेसली स्ट्रीट्स के अंदर, नदी के किनारे। एंड मार्क इन एवरी फेस आई मीट, यहां पे जो मार्क है इसका मतलब है ये एक वर्ब की तरह काम में आया है, ऑब्जर्व करना, केयरफुली मार्क करना। यहां पर ये वर्ब है, ध्यान रखना। एंड मार्क इन एवरी फेस आई मीट, एवरी फेस, एवरी लगाने का सेंस ये है कोई भी जना ऐसा नहीं है जिसको स्पीकर देखे तो उसके मन में ये फीलिंग आए कि वो पर्सन अलग है। तो मार्क इन एवरी फेस, जिस भी चेहरे को मैं देखता हूं उसमें मैं क्या मार्क करता हूं, जिससे भी मैं मिलता हूं, मार्क्स ऑफ वीकनेस, मार्क्स ऑफ वो। यहां पर मार्क्स नाउन है, तो ये एक स्पेशल फिगर ऑफ स्पीच है। ये उस समय का लंदन आप देख सकते हैं, बिल्कुल ये इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट स्टार्ट हुआ था, टेम्स रिवर थी, इस तरह की चिमनीज और सेट करी हुई थी इंडस्ट्रीज के अंदर। हम बात कर रहे थे, ये जो मार्क है ये वर्ब है और ये जो मार्क्स है ये नाउन है। जब एक ही वर्ड को अलग अलग अपन उसके पार्ट्स ऑफ स्पीच में उसको यूज किया जाता है, इस डिवाइस को हम बोलते हैं एंटेनेक्लासिस। थोड़ा सा डिफिकल्ट या नया टर्म्स हो सकता है आप लोगों को लगे। एंटेनेक्लासिस वो डिवाइस होती है, जैसे यहां पर जो मार्क है वो हम यूज कर रहे हैं एज अ वर्ब, और बाद वाली लाइनों में जो मार्क है उसको हम यूज कर रहे हैं एज अ नाउन। तो इसको हम एंटेनेक्लासिस बोलते हैं। तो क्या दिखता है उसको चेहरों में, जिस भी चेहरे से वो मिलता है, मार्क्स ऑफ वीकनेस, सिकनेस, कमजोरी है, because they are not happy, because they are not we can say having the same life जैसे उनकी गांव में हुआ करती थी। they are now detached, जो बाद में जाकर 20th सेंचुरी के अंदर एलिनेशन इफेक्ट हमने पढ़ा, उनको ऐसा लगता है कि वो मिट्टी से भी कट गए, अपने घरों से भी कट गए। मार्क्स ऑफ वो, वंस अगेन वो इज डायरेक्ट अपोजिट ऑफ हैप्पीनेस, जॉय। चेहरा मतलब वो ठीक है, आ गए हैं शहर के अंदर, आ गए हैं बिकॉज दे आर लुकिंग फॉर सम एम्प्लॉयमेंट, फॉर जॉब, लेकिन दे आर अनहैप्पी पीपल। और मेन बात क्या है, एवरी, कोई 2 4 10 15 नहीं है, सभी जने जो हैं। यहां पर आप देख सकते हैं ब्यूटीफुल यूज ऑफ एलिट्रेशन, चाहे वो साउंड हो चाहे वो साउंड हो, इन सब के अंदर फर्स्ट स्टेंजा के अंदर इस तरह से हम देखते हैं पॉइंट स्पीकर किसकी बात कर रहा है, आई की और उसके ऑब्जर्वेशन की। अब हम देखेंगे सेकंड स्टेंजा के अंदर इस जनरल जहां वो सबकी बात कर रहा है उससे पर्टिकुलर पे कैसे आता है। इन एवरी क्राई ऑफ एवरी मैन, इन एवरी इन्फेंट्स क्राई ऑफ फियर, इन एवरी वॉइस, इन एवरी बैन, The mind forced manacles I hear। देखिए दोस्तों, बड़ा बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेंजा है ये, एग्जाम में एक्सप्लेनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी आ सकता है और पोएम को भी समझने के लिए। जो एवरी पर फोकस है, जो पिछले स्टेंजा में हमने देखा, ठीक है, एवरी फेस में, तो वही एवरी आगे चल रहा है इन एवरी क्राई ऑफ एवरी मैन। वापिस है एवरी मैन,
जो मैन है, हर आदमी की हर जो क्राई है, जो उसका रोना है, जो उसकी पीड़ा है, इन एवरी इन्फेंट्स क्राई ऑफ फियर। अब यहां से मैन से बच्चे पर आया, इन्फेंट पर आया। चिल्ड्रन आर फीलिंग एफ्रेड ऑफ, they are not able to feel secure, protected। उनके लगातार उनके भी मन से, उनके भी आवाज में क्या है, क्राई ऑफ फियर इन एवरी वॉइस। अगर इवन वो क्राई नहीं भी है तो भी उन लोगों के मुंह से जो आवाज निकलती है, इन एवरी बैन। नाउ व्हाट इज बैन? बैन इज बेसिकली, दो मीनिंग यहां पर वापस से निकलते हैं। एक, विच द अथॉरिटीज, जो एडमिनिस्ट्रेशन है, गवर्नेंस है, जो उनके ऊपर तरह तरह के रोक लगाती है। दे कांट गो देयर, दे कांट सिट देयर, दे कांट लिव देयर, दे कांट ईट हेयर। तो एवरी बैन, या ये बैन क्या हो सकता है, बैनर्स। कौन से बैनर्स? जब ये लोग अपनी डिमांड्स के लिए निकलते हैं। सो इट्स अ काइंड ऑफ अ पन, लेकिन हम मान के चलते हैं एवरी बैन मतलब जो भी रेस्ट्रिक्शन उनके ऊपर फोर्स किया जाता है। तो इन सब के अंदर जब पोएट, जब स्पीकर इन सब चीजों को देखता है तो उसको नजर आती है। अब बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट आएगा। पहली सारी चीजें जो नजर आने वाली है वो देखने वाली है। कौन सी? जैसे कोई पर्सन रो रहा है तो आप देख सकते हो, अगर कोई पर्सन उदास है तो देख सकते हो। लेकिन यहां वो सुनता है, क्या सुनता है? माइंड फोर्स्ड मैनेकल्स। मैंने ट्राई करा इस इमेज के माध्यम से बताने का। मैनेकल का मतलब होता है हथकड़ी, ठीक है, समथिंग जो हम खासकर क्रिमिनल्स होते हैं उनको, उनके मूवमेंट को रोकने के लिए जो करते हैं। फोर्ज का मतलब होता है फाउंड्री के अंदर, किसी कारखाने में जहां पर इन हथकड़ियों को बनाया जाता है, फोर्ज किया जाता है, ठीक है। माइंड इज माइंड। तो यहां ये एक मेटाफर है। कैसा मेटाफर है? स्पीकर ये बोल रहा है कि ये जो मैनिकल्स हैं, दे आर नॉट विजिबल टू द नेकेड आई, आंखों से दिखने वाली हथकड़ियां नहीं है। ऐसा लग रहा है इन सब आदमियों को बांध दिया है, दे हैव बिकम स्लेव्स। जैसे हम किसी पशु को बांध देते हैं और उसके मूवमेंट को कंट्रोल कर लेते हैं, ये लोग भी ऐसा लगता है कि गुलाम बन गए हैं, स्लेव्स बन गए हैं। लेकिन इनकी मैनिकल्स विजिबल नहीं है, क्योंकि वो मैनिकल्स कौन सी है? माइंड फोर्स्ड। इन्होंने अपने दिमाग के अंदर हथकड़ियां पहन ली हैं, जिसकी वजह से दे हैव गिवन इन। गिवन इन का मतलब इन्होंने सरेंडर कर दिया है। ये अब और ज्यादा किसी भी तरह से अपोज नहीं करते हैं। तो दोस्तों, एक डिवाइस जो यहां पर बहुत स्पेशल है, जो पिछले स्टेंजा से ही चली आ रही है, रिपीटिशन ऑफ पर्टिकुलर वर्ड अगेन एंड अगेन, आइदर इन वन लाइन और नियर बाय लाइन्स। तो आप देखेंगे इन और एवरी, इन एवरी एवरी, वापस से इन एवरी, फिर वापस से इन एवरी एवरी। तो इस डिवाइस को अपन बोलते हैं एनाफोरा। सो व्हाट इज एनाफोरा? जब एक पर्टिकुलर वर्ड या एक फ्रेज एक लाइन में या फिर आसपास की 3-4 लाइन में बार बार रिपीट किया जाता है, तो इसको अपन एनाफोरा बोलते हैं। साथ ही में जो साउंड है, जो वापस से पीछे से चल रही थी, वो कंटिन्यूअस है, आप देख सकते हो, लगातार चल रहा है। और जैसा मैंने आपको बताया, मैनेकल एक्चुअली में तो होती है जंजीर, चेन्स एक टाइप की, लेकिन क्योंकि ये माइंड फोर्स है तो यहां पर ये रियल मैनेकल्स की बात नहीं कर रहा है, बल्कि एक मेटाफर से समझाने की कोशिश कर रहा है कि ये जो ऑप्रेस्ड, एक्सप्लॉइटेड पर्सन्स हैं, इनके दिमाग के अंदर गुलामी की जंजीरें बन चुकी हैं। फोर्सफुली इनको किसी ने नहीं है, लेकिन खुद ये अपने आप को अब गुलाम मान के चलते हैं। तो थर्ड स्टेंजा जैसे ही स्टार्ट होता है, अभी तक बात कर रहा था जनरल की, एवरी पर्सन की, एवरी वॉइस की। अब पर्टिकुलर 3 एग्जाम्पल से ब्लेक हाईलाइट करेगा कि क्या लंदन की सोसाइटी की सिचुएशन है। तो सबसे पहले जो वो हाईलाइट करने चाहता है, वो इनोसेंट बच्चों का एक्सप्लॉइटेशन हाईलाइट कर रहा है। हाउ द चिमनी स्वीपर्स क्राई, every blackening church appalls, and the hapless soldier's sigh runs in blood down palace walls।
एक फिगर आप देख रहे हैं, लंदन के अंदर उस समय जो हमने फर्स्ट पिक्चर में देखा था, बड़ी बड़ी चिमनीज हुआ करती थी, लगातार इनमें आग जलने की वजह से कोल, जो सूट जिसको हम बोलते हैं, कोयले का निकला हुआ जो गंदगी होती है, सूट नाम से जिसको हम बोलते हैं, वो इन चिमनीज के अंदर भर जाता था। और क्योंकि इनका जो ओपनिंग होता था, माउथ होता था, वो बहुत ही नैरो होता था, तो सिर्फ छोटे बच्चों को इस तरह से क्लीनिंग ब्रश या मॉप देकर और चिमनी के ऊपर चढ़ाया जाता था। नाउ यू कैन अंडरस्टैंड, इट वाज वेरी डेंजरस, बहुत सारे बच्चों की जान जाती थी। चार्ल्स लैम्ब का फेमस ऐसे भी, इन प्रेज ऑफ चिमनी स्वीपर्स। लेकिन ब्लेक यहां पर इसको सोसाइटी का एक कर्स मान के चलता है कि जहां पर एक बच्चा जिसको उस समय एजुकेशन की जरूरत है और खेलने की जरूरत है, वो उसका गोल्डन टाइम है, उस समय बिकॉज ऑफ पॉवर्टी, बिकॉज ऑफ नो ऑप्शंस लेफ्ट, उसकी फैमिली फोर्स करती है। फोर्स हम देखेंगे कितना इंपॉर्टेंट है यहां पर, और वो चिमनी स्वीप के लिए जाता है। एक और इंपॉर्टेंट बात यहां पर जो इससे जोड़कर बताइए, हाउ द चिमनी स्वीपर्स क्राई। जब वो छोटा बच्चा चिमनी के अंदर जाता है, जो बिल्कुल घने अंधेरे और कोयले की राख से भरी हुई होती है, वो जब चिल्लाता है, ब्लैकनिंग चर्च अपॉल्स। चर्च क्यों? चर्च रिलीजियस इंस्टीट्यूशन है जो मानकर चला जाता है कि जिनको भी प्रोवाइड नहीं कर पाती है खुद की फैमिलीज, उनको चर्च प्रोवाइड करेगा फूड एंड शेल्टर। लेकिन चर्च खुद इंडल्ज है ऐसी एक्टिविटीज के अंदर। तो ये जो चर्च है, ये क्या हो रही है? ब्लैकनिंग। ये केवल चिमनी ब्लैक नहीं है, ये चर्च जो अपने आप को वाइट और प्योर और इनोसेंट और बेनेवलेंट शो करती है, उसकी बजाय ये तो अपॉलिंग है। ये एक ऐसा मतलब एक्ट है जो चर्च को अपॉल करती है, जो चर्च के करप्शन को हाईलाइट करती है। जो शॉकिंग है कि उन चर्च के होते हुए भी एक बच्चे के साथ ऐसा हो रहा है। अब देखिए सेकंड केस, एंड द हैप्लेस सोल्जर्स साई रन्स इन ब्लड डाउन पैलेस वॉल्स। नाउ सोल्जर पहला हुआ चर्च का इंस्टीट्यूशन, दूसरा है अथॉरिटी या गवर्नमेंट या किंगशिप का। वार्स लड़े जा रहे हैं, सोल्जर वहां पे लड़ना जा रहा है, लड़कर वुंडेड होकर वो वापस आ गया, ना तो वो अब नॉर्मल लाइफ जीने लायक रहा है, ना उसको आर्मी में रख सकते हैं। हैपलेस, हैपलेस का मींस लकलेस। सोल्जर्स साय बिकॉज वो वुंडेड है, या उसने अपना कुछ खो दिया है, या इवन उसकी लाइफ चली गई है। रन्स इन ब्लड, उसकी जो साइज है वो कैसे मेटाफर की तरह बता रहा है, जैसे नाली से पानी बहता है विच इज वेस्टेज, उसी तरह से किंग ने उसकी सर्विसेज तो ले ली हैं, अब उसकी जो साय है वो उसके ब्लड की तरह क्या हो गई हैं? दे आर वेस्ट डाउन पैलेस वॉल्स। जैसे पैलेस वॉल से पानी बहकर निकल जाता है, इट इज यूजलेस एंड वेस्ट वाटर, जो जाकर सुर के अंदर मिलता है, ठीक उसी तरह से सोल्जर्स की ये साय जो है, दे आर नाउ ऑफ नो यूज फॉर द रूलर्स। तो पहला हो गया चर्च, दूसरा हो गया रूलिंग पार्टी। एक बड़ी इंपॉर्टेंट डिवाइस मैं आपको बताता हूं, सिबिलेंस। सिबिलेंस का मतलब होता है दोस्तों साउंड का रिपीटेशन, इसको हम सिबिलेंस बोलते हैं। जैसे आप देख सकते हैं, हैपलेस सोल्जर्स साय, यहां ये देखिए साय की तरह ही सिबिलेंस की आवाज भी निकल रही है। एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग छुपा हुआ फैक्ट अगर आप देखेंगे, अगर आप चारों लाइन के पहले लेटर पर मार्क करेंगे तो आप देखेंगे ये चारों मिलकर क्या वर्ड बनते हैं? हियर। आपने देखा होगा लास्ट स्टेंजा का लास्ट वर्ड भी था हियर, और ये पूरा भी क्या बन रहा है? हियर। तो ब्लेक का पूरा जो फोकस है वो देखने पर मार्क्स ऑफ वो, और सुनने पर साय एंड क्राई, ये सारी चीजें ब्लेक बता रहा है कि ये कोई ऐसी चीज नहीं है विच इज हैपनिंग एट वन प्लेस और विद फ्यू पर्सन, चारों तरफ इट इज ऑमनी प्रेजेंट। ये देखिए एक और फिगर ऑफ स्पीच डिस्कस कर लेते हैं साथ ही, डाउन द पैलेस वॉल्स मेटोनिमी। नाउ व्हाट इज मेटोनिमी? मेटोनिमी वो डिवाइस है दोस्तों जिसके अंदर हम एक पर्टिकुलर चीज का यूज करते हैं
उससे एसोसिएटेड, क्लोजली लिंक्ड दूसरी चीज के बारे में बोलने का। तो मेटाफर में जरूरी नहीं है कि दोनों चीजों के बीच में क्लोज एसोसिएशन हो, लेकिन मेटानिमी के अंदर ऐसा एसोसिएशन होना चाहिए कि आर माइंड क्लिक्स कि अच्छा ये बोल रहे हैं तो इसका मतलब ये होगा। जैसे हम अगर इंडियन कॉन्टेक्स्ट के बारे में बात करें तो जो यूनिफॉर्म का कलर है वो हमारे दिमाग में क्लियर कर देता है कि हम किसकी बात कर रहे हैं। हम अगर बोल रहे हैं कि खाकी और खादी, तो वी आर टॉकिंग अबाउट पुलिस एंड पॉलिटिशियंस। इसी तरह से पैलेस वॉल्स। अब यहां पर यह कहने के बजाय कि जो सोल्जर है उसकी जो अपील टू मर्सी है वो रूलर्स के कानों पर काम नहीं करती, तो रूलर्स की जगह यहां पैलेस यूज करा है, क्योंकि पैलेस महल वो किसके लिए यूज आता है, केवल रूलर्स के लिए यूज आता है। We come to the last stanza of the poem. But most through midnight streets I hear how the youthful harlot's curse blasts the newborn infant's tear and blights with plagues the marriage hers. लास्ट की स्टेंजा के लिए ब्लेक तीसरा केस लेता है, एंड दिस केस इज ऑफ अ हार्लट। हार्लट इज अ प्रोस्टिट्यूट। प्रोस्टिट्यूट जैसा कि आप जानते होंगे, अ वुमेन हु सेल्स हर बॉडी फॉर हर लिविंगहुड। 90% cases it is because of circumstances, she is forced against her will into this profession। तो क्या कह रहे हैं ब्लेक, मोस्ट, लेकिन सबसे ज्यादा हियर, जो उनके कानों को सुनाई देती है आवाज, थ्रू मिडनाइट स्ट्रीट्स, जब रात के समय गलियों से ये निकलते हैं। दिन की उन्होंने बता दी है, चिमनी स्वीपिंग की और सोल्जर की, रात को जब इन्हीं गलियों से निकलते हैं, आई हियर, वापिस से देखिए, आई हियर हाउ, कैसे, द यूथफुल हार्लट, यूथफुल है, द विमेन इज यंग, हार्लट कर्स, शी इज कर्सिंग, क्यों कर्स कर रही है, blasts the newborn infant's tear, second appearance of childhood। देखिए एक इन्फेंट जिसने अभी अभी इस दुनिया में आया है, बर्थ लिया है, सपोजिटली मदर्स जो है उसके ललेबी या लोरियां सुनाया करती हैं, लेकिन इस बच्चे के कान में क्या जा रही है, कर्स, वो ब्लास्ट कर रहे हैं उसके न्यूबॉर्न बेबी के ईयर्स को, उसको टीयर कर रहे हैं। वाई, बिकॉज जो ये बेबी है, इट इज एन इलिसिट चाइल्ड, चाइल्ड आउट ऑफ वेडलॉक, तो इसको एक नाजायज संतान माना जाएगा, इसके कोई राइट्स नहीं होंगे, एंड बिकॉज ऑफ दिस बेबी इसका जो प्रोस्टिट्यूशन था वो भी बंद हो गया है। तो ये जो कर्स है, ये बेसिकली कर्स किसके लिए है, ये ब्लाइट्स विद प्लेग, ये एक तरह की बद्दुआ है, ये एक तरह के कर्स है कि जो मैरिज है उसका हर्स निकले। मैरिज का इंस्टीट्यूशन इसलिए एस्टेब्लिश किया गया था कि दो पार्टनर्स, मेल एंड फीमेल, दे कैन लिव टुगेदर, दे कैन बेसिकली वो प्रोपोगेट करें अपने जेनेसिस को। लेकिन प्रोस्टिट्यूशन का मतलब ही क्या है कि देयर आर केसेस जिसके अंदर मैन अपनी मैरिज के बाहर फिजिकल रिलेशनशिप रखता है। तो ऑब्वियसली मैरिज का तो हर्स का मतलब क्या होता है, हर्स इज काइंड ऑफ कैरियर्स, एक तरह का ऐसा, जैसे अपने इंडियन कॉन्टेक्स्ट में अर्थी होती है जिसके ऊपर डेड बॉडी को कैरी किया जाता है, उसी तरह से हर्स वो है। तो अपने आप में कितनी अपोजिट चीज है मैरिज, विच इज अबाउट बॉन्डिंग, विच इज अबाउट, जैसे हम बोलते हैं 7 जन्मों का बंधन, या हम कह सकते हैं वेरी पॉजिटिव, एक लाइफ को आगे प्रोपोगेट करने वाली चीज, और उसके साथ लग यूज करा है हर्स, विच इज अ टोटली डेड और नेगेटिव थिंग। तो ये जो डिवाइस होती है जिसमें हम टू अपोजिंग, जो बिल्कुल एक दूसरे से अपोजिंग नेचर के वर्ड्स है उनको पास पास रखते हैं, उसको हम ऑक्सीमोरन बोलते हैं। तो इस तरह से ब्लेक 3 चीजों को काउंट करता है। सबसे पहले एक चिमनी स्वीपर बॉय, सेकेंड इज a soldier who is wounded, and third is a young prostitute or harlot। इन 3 डिवाइस, इन 3 एग्जाम्पल्स के द्वारा ब्लेक शो करता है why he is saying in every voice, in every face, वो है, अनहैप्पीनेस है, सिकनेस है, एक्सप्लॉइटेशन है।
दोस्तों थोड़ा सा एक्स्ट्रा पॉइंट से डिस्कशन कर लेते हैं। जैसे थीम की अगर अपन बात करें तो जैसे अलग अलग टाइप की पोएम्स होती हैं, कुछ नेचर, कुछ पर्सनल, कुछ लव पोएम्स। इट इज अ सोशियो पॉलिटिकल पोएम। ये एक सोशियो पॉलिटिकल पोएम इसलिए है क्योंकि पोएट जो है वो क्या कर रहा है, वो एक सीवियर क्रिटिक है सोशल और पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन है जो उस समय के टाइम के। पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन हो गया जैसे किंग का, सोशल इंस्टीट्यूट हो गया मैरिज का, इसके अलावा चर्च का। He criticizes aristocracy, चर्च, सोशल इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज, क्योंकि जो इनका पर्पस था, जो इनका गोल था कि सोसाइटी के स्पेशली वीकर सेक्शंस को ये सपोर्ट प्रोवाइड करें, प्रोटेक्शन, सिक्योरिटी, लाइवलीहुड दें, उसके अंदर ये फेल हो गए हैं। बजाय ये करने के इन्होंने तो बल्कि उनके एक्सप्लॉइटेशन को और ज्यादा उन डाउन ट्रोडन क्लासेस को, तो ब्लेक सीज इट एज अ फेलियर ऑफ सोसाइटी एज होल। साथ ही वो स्पेसिफिक एग्जांपल्स लेते हैं चिमनी स्वीपर बॉय का, वुंडेड सोल्जर का, अनफॉर्चुनेट यंग प्रोस्टिट्यूट विद एन इलिसिट चाइल्ड का। तो ब्लेक प्रेजेंट करते हैं कि किस तरह से जो सोसाइटी है वो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की वजह से डेवलप कम हो रही है और उसका करप्शन ज्यादा हो रहा है। साथ ही में एक थीम में इंपॉर्टेंट बात, क्योंकि इसका क्वेश्चन अलग से भी आ सकता है, माइंड फोर्स्ड मैनिकल्स। इसके द्वारा ब्लेक ये मैसेज भी देना चाहते हैं कि किस तरह से मेंटल स्लेवरी ऑफ कॉमन पीपल जो इस सोसाइटी के अंदर रहते हैं, जो सिक सोसाइटी है, और मेटाफर ऑफ माइंड फोर्स्ड मैनिकल से वो बताते हैं। तो मेन थीम क्या हो गया कि जो अर्बन क्लास है या जो अर्बनाइजेशन है वो किस तरह से ह्यूमैनिटी को करप्ट कर रहा है। एक छोटा सा हम डिस्कशन कर लेते हैं फॉर्म एंड मीटर पर। ज्यादातर जो लाइंस है इस पोएम की वो आयम्बिक टेट्रामीटर में लिखी हुई है, जिसको हम इस एग्जांपल से समझ सकते हैं। आयम्बिक का मतलब होता है कि पहला जो सिलेबल है वो अनस्ट्रेस होता है और दूसरा सिलेबल स्ट्रेस होता है। और टेट्रामीटर का मतलब होता है कि देयर आर 4 पेयर्स, सच 4 पेयर्स। तो पहला देखिए, आई अनस्ट्रेस 1, तो ये एक पेयर, ड थ्रू, ये अनस्ट्रेस और ये स्ट्रेस पेयर नंबर 2, ईच चार्ट, तो ये अनस्ट्रेस और ये स्ट्रेस पेयर नंबर 3, अर्ड स्ट्रीट, तो ये अनस्ट्रेस और ये स्ट्रेस पेयर नंबर 4। सो देयर आर 4 पेयर्स, दैट इज व्हाई इट इज टेट्रामीटर। और जैसा हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, पोएम के अंदर देयर आर टोटल 4 स्टेंजास ऑफ 4 लाइंस ईच एंड राइम स्कीम इज ए बी ए बी। तो दोस्तों ये था लंदन के बारे में सारा डिस्कशन। आई होप पोएम को मैं समझा पाया, आप कुछ और फाइन पॉइंट समझ पाए। जुड़े रहिए इस चैनल के साथ, देखते रहिए और बताते रहिए कौन से वो वीडियोज हैं जो आप देखना चाहेंगे जिससे आपकी हेल्प हो सके। थैंक यू फ्रेंड्स।